भाइयों बहनों, सामाजिक नेता बनाम जाति नेता के इस श्रृंखला में आज हम आपसे बात करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज हैं। हम इस बात की बात करेंगे क्या जितिन प्रसाद के आ जाने से ये ब्राह्मणों की नाराजगी दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में आप एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जाति समीकरण इस प्रकार का है कि यहाँ ब्राह्मण राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त है और मैं समझता हूँ देश का ये पहला राज्य है जहाँ की ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी है। तो इसलिए जब भी विधानसभा के चुनाव आने वाले होते हैं तो सबको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण किधर जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जिधर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिस पार्टी की तरफ जाएंगे उसी की सरकार बनती है। तो इसलिए ये चर्चा अभी शुरू हो गई है कि इधर ब्राह्मण किधर जाने वाले हैं। चर्चा बड़े जोरों से शुरू हो गई है। साथ ही साथ इसकी एक चर्चा ये भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से इस समय ब्राह्मण नाराज है। अब जितेंद्र प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने मिलाया अपने में, कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस से ला के उनको अपनी पार्टी मिलाया। तो इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी यह बात समझने लगी है कि ब्राह्मण उससे नाराज है, अन्यथा उनको इस समय उनको जितेंद्र प्रसाद को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या जरूरत थी। अभी एक बड़ा भारी सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 2014 में लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया। 2019 में लोकसभा का फिर चुनाव हुआ उसमें ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया। तो अब देखिए लगातार ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। तो आखिर में कौन सी बात हो गई कि जिससे कि कहा जाने लगा या माना जाना लगा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। इसकी जो शुरुआत देखने में मिली, ये जो ब्राह्मण थोड़ा सा मुखर हुए अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए, तो एक विकास दुबे से शुरू होता है। विकास दुबे एक आपराधिक व्यक्ति थे और विकास दुबे को पुलिस ने कस्टडी में लेके उनकी हत्या कर दी। तो इसके बाद से ये बात बड़ी मुखरता के साथ ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि विकास दुबे ब्राह्मण थे इसलिए ऐसा उनके साथ किया गया। अब विकास दुबे के मामले में ये जो घटना घटी हुआ इस प्रकार हुआ था कि विकास दुबे के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे थे। विकास दुबे को पुलिस ने पकड़ने के लिए उनके घर पर छापा मारा और वहां विकास दुबे ने उनको फायदे शुरू कर दी पुलिस वाले में। और पुलिस में उसमें कुछ अधिकारी भी थे, कुछ सिपाही भी थे, जिसमें 8 लोग मारे भी गए। उसके बाद पुलिस निश्चित रूप से पुलिस की नाराजगी बहुत बढ़ गई और पुलिस ने विकास दुबे को घर को गिरा दिया, उनके परिवार के लोगों को पकड़ ले गई, उनके बाल बच्चों को ले गई और इस तरह से कस्टडी में रखा। फिर विकास दुबे को गिरफ्तार किया और विकास दुबे को गिरफ्तार करके कस्टडी में उनको मार दिया, यह कह के कि विकास दुबे कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे। ब्राह्मणों की जो रोष हुआ वो इस बात के हुआ कि अगर विकास दुबे अपराधी था तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे अन्य अपराधियों के साथ किया गया। लेकिन उन लोगों का कहना था कि उसका घर गिराना, उसके माँ बाप को पकड़ लेना, उसके बच्चों को प्रताड़ित करना, ये न्याय तो अनुमति इसकी देता नहीं है। और फिर जिन लोगों ने विकास दुबे को अपराधी बनाया, जिसमें कि पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या नेता, जिन लोगों ने विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बनाया, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे उनके परिवार के लोगों पे यह कार्रवाई इस तरह से कार्रवाई की गई जिसके लिए उनका कोई दोष नहीं था। परिवार के लोग क्यों इसमें दोषी माने जाएंगे। तो ये रोष हुआ और इसी घटना को लेके एक दूसरी घटना भी इसी से साथ हो गई कि विकास दुबे का एक साथी था अमर दुबे, वो भी अपराधी था, उसका भी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। लेकिन पुलिस के इनकाउंटर करने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को, जिसकी शादी सिर्फ 7 दिन पहले हुई थी, और उसको पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको हत्या के अपराध के मामले में उसको बंद कर दिया। उनका कहना यह है कि ब्राह्मणों का कहना यह है कि अगर वो अपराधी थी तो आप पहले आप साक्ष्य का इकट्ठा करते और पक्का सबूत होने के बाद
उसको आप गिरफ्तार कर दें और फिर इतना जल्दी वो अपराधी भी कैसे हो सकती है। 7 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, तब उसके विकास दुबे के संपर्क में आई थी, तो ऐसा कौन सा खड़ा कर सकती है कि वो अपराधी हो। तो उसको अपराध में, उसकी पत्नी को अपराध में डालने से ये लगता है कि ये सब जो ब्राह्मण के विरुद्ध में एक तरह से गुस्सा है सरकार का, और इसको वो लोग जोड़ते हैं, लोग कि उससे जोड़ते हैं कि ये योगी जी का जो पृष्ठभूमि है, उनका कहना, उन लोगों का आरोप है ये कि समझ लीजिए ये ब्राह्मण ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं कि जो उनका पृष्ठभूमि है गोरखपुर में, वो उनका ब्राह्मण विरोधी पृष्ठभूमि है, और इसलिए वो जब उनको अधिकार उनको मिला तो वो उस पृष्ठभूमि के नाते अपना वो गुस्सा ब्राह्मणों पर निकाल रहे हैं, ये उनका आरोप है। ये भी इस दोनों घटनाओं के बाद आप देखिए कि इसके बाद एक तरह से ब्राह्मणों के सिलसिलावार आरोप लगने शुरू हो गए और अपनी नाराजगी खुल के ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाए गए। उनका कहना है कि योगी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई, किसी भी सरकारी कार्यकाल में इतनी हत्या नहीं हुई ब्राह्मणों की जितना कि योगी जी कार्यकाल में हुई। उनका ये भी कहना है कि किसी भी पीड़ित परिवार को सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उनको आर्थिक रूप से मदद की, न उनको कोई सुरक्षा प्रदान की। ब्राह्मणों का ये भी आरोप है कि पहले की सरकारों में पीड़ित परिवार को जहाँ हत्याएं हो जाती थी उस पीड़ित परिवार को लोग सरकार मदद करती थी, लेकिन यहाँ किसी पर मदद नहीं किया गया। और जो लोग ब्राह्मण के नाम पर उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, इसमें से भी कोई भी ब्राह्मणों की मदद के लिए नहीं आगे आया और न खुलकर ब्राह्मणों की मदद में बोला। और योगी जी के लिए विशेष रूप से कहते हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मणों ने इतने वोट देके उनको मुख्यमंत्री बनवाया है, लेकिन उनको तो कम से कम ब्राह्मणों के पक्ष में खुलकर सामने आना चाहिए और उनके लिए बहुत चर्चाएं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई कभी चर्चा नहीं। तो ये जो नाराजगी है ब्राह्मणों की, वो साफ साफ इस तरह से मुखर होकर अब साफ साफ आने लगी और जगह जगह वो लोग कहने भी लगे। उनको ब्राह्मणों का गुस्सा थोड़ा सा और इसलिए बढ़ गया कि कहाँ इन जो बातें गुस्से में वो कह रहे थे उसको समाधान खोज कर भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र प्रसाद को ये कांग्रेस से लाके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, यह दिखाने के लिए कि ब्राह्मण नाराज नहीं है। देखिए, अगर नाराज रहते ब्राह्मण तो क्यों भारतीय जनता पार्टी में आके शामिल करते। इससे और उनको रोष बढ़ा। उनका ये कहना था कि जितेंद्र प्रसाद कौन से ब्राह्मणों के नेता है जिसके दिखाना चाहते हैं आपकी उनके आने से ये मान लिया जाएगा कि ब्राह्मण की नाराजगी नहीं है। जितेंद्र प्रसाद तो ऐसे नेता हैं जो कि अपने नाम के आगे ब्राह्मण उपनाम का भी इस्तेमाल करने का साहस नहीं करते हैं, तो वो कहाँ से ब्राह्मण नेता हो जाएंगे। इसके अलावा उनका जो परिवार है, अब वो परिवार भी तमाम जातियों का सामूहिक परिवार हो चुका है, अब उसमें कोई ब्राह्मण बचा नहीं रह गया। अकेले जितेंद्र प्रसाद राजनीति के लिए अपने को ब्राह्मण बन के राजनीति करने के लिए ब्राह्मण बनना चाहते हैं, तो उनको आप समझ रही है कि वो ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता हैं। तो ये ब्राह्मणों का आक्रोश को और उनसे बढ़ा। अब ये जो स्थिति जितेंद्र प्रसाद के आने से या ये तमाम जो ब्राह्मणों ने अपनी बात उठाई, तो इस चीज को लेके अगर ये जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण पूरा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन देखिए समझने की बात यह भी है कि आखिर में ये जो ब्राह्मण की कभी वोट बैंक नहीं रहे। ब्राह्मणों का कहना है कि हम लोग कभी वोट बैंक नहीं रहे, और जो उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रही है, वो बिल्कुल ब्राह्मणों को भी अपना एक वोट बैंक समझ के राजनीति कर रही है। और वोट बैंक की वो राजनीति इसलिए कर रही है कि वो समझती है कि ब्राह्मण जाएगा कहाँ, हमें तो ब्राह्मण हमको हम ही को वोट देंगे, जाएंगे कहाँ। तो वो समझते हैं कि किसी भी एक चेहरे को खड़ा कर दो ब्राह्मण के नाम पर, तो वो एक वोट बैंक हमारा है ये, ब्राह्मण हमको साथ देंगे। और उसी की प्रक्रिया में जितेंद्र प्रसाद को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया और सोचा कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों का अब ये उत्तर प्रदेश में इस माहौल में अगर देखा जाए तो इससे उनकी संतुष्टि नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि आप हमें अगर समझते हैं कि अगर हम हमारी समस्याएं हैं तो उसका समाधान करिए, समाधान न करके आप इस तरह के इनके साथ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें। और वो साफ संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग ब्राह्मणों ने भाजपा को इसलिए साथ नहीं दिया 2014 में कि वो जातिवादी राजनीति करने के नाते ब्राह्मण आपके साथ आ गए, बल्कि
उन्होंने 2014 में मोदी जी के साथ इसीलिए खड़े हुए थे कि मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते थे और ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है तो ये जो राष्ट्रवाद से निश्चित रूप से जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है वो ब्राह्मणों के आत्मसम्मान की उनके और उनको न्याय दिलाने का हमेशा काम करेगी। तो ब्राह्मण तो आत्मसम्मान और न्याय के लिए आया, लेकिन इधर लगातार की जो घटनाएं हुई उससे लगा कि ब्राह्मण को न उनके आत्मसम्मान की रक्षा हो पा रही है और न उनको आपको न्याय दे रहा है। कोई वो ब्राह्मण अलग से कोई न्याय नहीं मांग रहा है, जो न्याय की जो व्यवस्था है, जो न्याय की प्रक्रिया है और वही दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको न्याय और उनके सम्मान की रक्षा न करके उनको क्या समझ रही है कि ये भी वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। सबसे बड़ी नाराजगी जो है उनको इस बात को लेकर है कि उनको आप वोट बैंक समझ के ब्राह्मणों से जो व्यवहार कर रहे हैं वो मूल का कारण यही है और उसके साथ ही सारी चीजें जुड़ने लगी है। जो पार्टी 14 से इनके साथ खड़ी है वो अचानक इस तरह से नाराज अगर हो रही है तो कोई ना कोई गहराई से कोई बात है। अब आपने जितेंद्र प्रसाद को अभी लाए, ये चलिए मान के चलते हैं कि जितेंद्र प्रसाद आए और ब्राह्मणों को नेता है, तो अब एक जगह तो जितेंद्र प्रसाद को ला रहे, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण को आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया, तो उसमें भी किसको बनाया? अजय मिश्रा है, वो वही है अजय मिश्रा जो जितेंद्र प्रसाद के क्षेत्र में लखीमपुर से शाहजहांपुर रहने वाले हैं, वो बगल में लखीमपुर के रहने वाले हैं। तो आप एक तरफ जितेंद्र प्रसाद को बता रहे हैं कि ये ब्राह्मणों के नेता हैं और ब्राह्मण के कल्याण करेंगे और उनके कद को आपने घटा के कर दिया। अजय मिश्रा को जब मंत्री बना दिया तो जितेंद्र प्रसाद की अब क्या हैसियत रह गई है कि उस क्षेत्र से ब्राह्मणों का वो नेतृत्व कर पाएंगे? तो वो कौन से बड़े ब्राह्मणों का नेतृत्व करेंगे और ब्राह्मणों के नेता माने जाएंगे? तो इस तरह से जो ब्राह्मणों को मानना है कि हमारे नेतृत्व को, ब्राह्मण नेताओं को आप पिग्मी बना के छोड़ दे रहे हैं। पिग्मी मतलब इतना उनका छोटा कद कर दिए हैं कि कोई उनके सामने, आपके सामने अपनी आवाज उठा न सके, ऐसा कोई नेता रहे नहीं। आज उनका ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि 2014 से लेके 2022 तक देखिए कोई भी ऐसा ब्राह्मण नेता आपने तैयार नहीं किया जो कि इतना बड़ा नेता बन गया हो, जो कि मोदी जी या अमित शाह के बराबरी में बैठ के ब्राह्मण की समस्याओं के बारे में बातचीत कर सके। कोई ऐसा नेता नहीं है और कोई राष्ट्रीय नेता तो भारतीय जनता पार्टी में इसमें ब्राह्मण का कोई बन ही नहीं पाया। तो जब ब्राह्मण का न कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, ब्राह्मण का कोई सशक्त नेता नहीं है, जो ब्राह्मण उस पार्टी में आके पार्टी में है वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि चाहे जो भी कारण हो, जैसे जितेंद्र प्रसाद भी आए तो उनकी क्या, जब से भारतीय जनता पार्टी में आए पहले तो कुछ बोलते भी थे, कुछ ब्राह्मण समस्याओं को, छोटी मोटी समस्याओं को उठाते भी थे। जब से वो आए हैं तब से एक हिम्मत नहीं पड़ी कि उनकी एक बात बोल पाए। तो जो ब्राह्मण नेता हैं भी उनको आपने इतना छोटा कर दिया है कि उनके अंदर साहस ही नहीं रह गया कि ब्राह्मण समस्याओं को बुला सकें। कोई नेता आपने बनाया नहीं देश स्तर पर, और जब समस्याओं के बारे में जब वो मुखर होते हैं तो आप ऐसी रणनीति लगाते हैं कि ताकि उनके जो समस्या के अलावा आप ये दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण तो नाराज नहीं है, तमाम ब्राह्मणों को आप ला के मिला के दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ब्राह्मण है। तो ये जो ब्राह्मण के जो भारतीय जनता पार्टी से ही नाराजगी है ब्राह्मणों की, जो और वो जातिवादी राजनीति से नाराजगी है, वो अपने अपने ढंग से उसको कहते हैं, लेकिन असली नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के इस जातिवादी राजनीति। तो मैं इसीलिए ब्राह्मणों के लिए कहता हूं, देखिए ब्राह्मण समझिए कि भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ जातिवादी राजनीति ही कर रही है और आपको वोट बैंक बना के रखना चाहती है ताकि आप उसके पिछलग्गू बने। इसलिए ब्राह्मण आपके सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो आपको भी जातिवादी रहना पड़ेगा। आप ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं है और इसलिए आप साथ हैं, तो आप भ्रम में है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी मानिए और ठाठ से रहिए, आपकी मर्जी है। अगर आप भी जातिवादी हैं तो जातिवादी रहिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी होते हुए और आप में जातिवादी नहीं है और कहें कि मैं तो जातिवाद नहीं करता हूं, तो ये मैं समझता हूं कि आपको ऐसा इसलिए नहीं कहते कि आपको जातिवादी कहने में शर्म आ रही। तो अगर आप ब्राह्मण भाइयों, अगर आपको जातिवादी कहने में शर्म आ रही है तो आप भारतीय जनता पार्टी छोड़िए और सामाजिक नेता बनिए। सामाजिक नेता बनकर आप समाज की, देश की करिए, आप सम्मान के लिए लड़िए, न्याय के लिए लड़िए, यही तो सामाजिक नेता करता है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और ये कहेंगे नहीं वो जातिवादी पार्टी नहीं है और कहें अपने को मानेंगे भी नहीं जातिवादी नेता,
तो ये तो मैं नहीं समझता कि आपके इज्जत सम्मान की रक्षा होगी। अगर आप वहाँ शर्म आती है तो उसको बिल्कुल छोड़िए और सामाजिक नेता बनिए। सामाजिक नेता बन के ही ब्राह्मण हमेशा देश का कल्याण किए हैं, और सभी जातियों से मैं कहता हूँ, केवल ब्राह्मण से नहीं कहता हूँ, सभी जातियों को। अब जातिवादी, इस भारतीय जनता पार्टी की जो जातिवादी रणनीति है, जो जातिवादी उनका एक ढांचा बना दिया उन्होंने, सबको ला ला के और जातिवादी खांचे में जो वो फिट कर देते हैं, उससे निकलिए, सामाजिक नेता बनिए। वंदे मातरम।